स्क्रीन। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। 80 क्लास में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करने से पहले है कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का जो ये पार्ट आप देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, क्योंकि हर एक फील्ड में आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है किससे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, चाहे वो स्पोर्ट ट्रेनिंग हो, चाहे स्पोर्ट मेडिसिन हो, चाहे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हो, ठीक है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो है ही, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे स्टार्टिंग से कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना। आवाज आ रही है? हाँ। चलो, तो हम देखेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ठीक है। एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फिजिकल एजुकेशन का। तो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। द वर्ड एनाटॉमी इज डाइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जो एनाटॉम शब्द से आया है, ग्रीक वर्ड है। वर्ड कौन सा है? एनाटॉमी, मीनिंग टू कट अप, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है? कट अप। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द बॉडी एंड हाउ दो स्ट्रक्चर्स रिलेटेड विद ईच अदर। मतलब कि जो बॉडी के पार्ट हैं हमारे, चाहे तो वो बोन हो, चाहे मसल्स हो, चाहे कोई ऑर्गन हो, चाहे कोई सिस्टम हो, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? एनाटॉमी के अंतर्गत, ठीक है। एनाटॉमी डील विद द स्ट्रक्चर, जो किसके साथ डील करता है? हमारे बॉडी का जो संरचना है उसके साथ करता है, या तो उसके जो पार्ट हैं, ठीक है, बॉडी के पार्ट के साथ क्या करता है? ये डील करता है या उससे रिलेटेड है। अदर वर्ड, द नेम ऑफ द पार्ट, मतलब कि या तो बॉडी का कोई भी पार्ट है, हम नेम, उसके नेम से हम जानते हैं, ठीक है। या तो उसके संरचना के हिसाब से जानेंगे, या तो उसके साइज शेप के अकॉर्डिंग जानेंगे, ठीक है। उसमें ज्वाइन करना होगा तो करवा देना सबको, उदय, है ना। गीता का ज्वाइन नहीं हो रहा, एक बार थोड़ा देखो, अगर ज्वाइन हो लिंक में तो जो भेज दो। एक, हैं? कैसे नेटवर्क इशू होगा फिर? तो एक बार देखो, फिर से देखो। ये तो मतलब मैसेज आ रहा है। पारुल का भी नहीं हो रहा है, पारुल का भी देखो। हम्म, हम्म। एक नंबर से और कर रहा हूँ, उसको भी ऐड करना। हो गए सारे ज्वाइन? पारुल टेक उसके ज्वाइन करो। चलो स्टार्ट करें।
ठीक है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे। एनाटॉमी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एनाटॉमी जो है हमारा क्या है, कि हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, या तो हम उस पर शेप के। वॉइस डबल तो नहीं आ रहा है? क्लियर है अभी? तो एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा कि एनाटॉमी क्या है, कि बॉडी के जो संरचना होती है, साइज होती है, या तो शेप, या तो उसके हम नाम से क्या होते हैं उसको हम जानते हैं। ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन है या जो सिस्टम है वो हमारे काम कैसे करते हैं। ठीक है। स्टडी द फंक्शंस ऑफ दिस पार्ट और आस्क द क्वेश्चन हाउ टू दे वर्क, मतलब कि जो हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। किसमें? फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी में हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट है, चाहे वो बोन हो, चाहे मसल हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो, कुछ भी हो, उसके बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी के बारे में पता करेंगे जो वो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं या वो कैसे काम करते हैं। ठीक है। वो एक साथ काम करते हैं या इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या मिल के काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें की जो हम अगर हम पढ़ाई करते हैं या अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि मीनिंग देखेंगे कि एनाटॉमी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला हमारा है एना, दूसरा है टॉमी। ठीक है। एना का मतलब होता है अप, टॉमी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग। प्रोसेस ऑफ कटिंग। ठीक है। प्रोसेस ऑफ कटिंग की हम जब बात करते हैं, स्क्रीन शो हो रहा है ना? हाँ। तो प्रोसेस ऑफ कटिंग मतलब इट इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। ये किसका विज्ञान है? बॉडी स्ट्रक्चर का विज्ञान है। एंड द रिलेशनशिप एमंग दे देम, मतलब कि इनके बीच में जो संबंध है उन सब की चीजों को दर्शाता है। फिर एनाटॉमी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर लोकेशन ऑफ द बॉडी पार्ट। एनाटॉमी क्या प्रोवाइड कराता है हमको? इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में? बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके लोकेशन को भी बताता है कि उसका लोकेशन जो है वो कहां पर है। ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी क्या है? फिजियो मतलब होता है नेचर, लॉजी मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ नेचर मतलब कि आपके बॉडी के नेचर की स्टडी जो हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। इट इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। एग्जाम्पल हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क, मतलब कि बॉडी के जो पार्ट हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो कि ये कुछ टर्मोलॉजी है जो कि आपके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। कि जैसे हम बोले कि इम्ब्रोलॉजी। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इम्ब्रोलॉजी क्या होता है। तो इम्ब्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि जब हम स्टडी करते हैं किसकी? फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग, मतलब कि जब एक सप्ताह से 8 सप्ताह का जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो डेवलप जब होता है उसके बारे में, मतलब कि माँ के गर्भ में जब बच्चा 1 दिन से लेके 8 वीक तक, ठीक है, जब होता है, जब उसका प्रोसेस शुरू होता है, तब हम जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रोलॉजी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रोलॉजी। ठीक है। फिर डेवलपमेंटल एक बायोलॉजी होता है, उसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू डेथ। ठीक है। क्या है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। क्या है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी मतलब कि जब हम स्टडी ऑफ द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से लेके, मतलब कि ये फर्स्ट डे से लेके हमारा डेथ तक जब हम करेंगे, मतलब कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब, और जब उसकी डेथ होती है तब तक के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर है सेल बॉडी और साइटोलॉजी। सेल बॉडी और साइटोलॉजी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कि ये किसका है? सेल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्लियर है? जब हम सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन आया है।
मैच द वर्ड में ये क्वेश्चन आया है बहुत बार कि आपको दिया है टिश्यू के बारे में दिया है, सेल के बारे में दिया है, या कोई और ऐसा ऑर्गन है उसके बारे में दिया, तो पूछा है लास्ट में, ठीक है, कि ये किसका अध्ययन है, आप इसको मिलाना, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो सेल बॉडी, साइटोलॉजी का जहां अर्थ आएगा तो उसको हम सेलुलर से लेंगे, मतलब कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल की हम बात करेंगे, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। एक मिनट ना, मैं टैब पे थोड़ा लगा लेता हूँ, लिखने में आसानी होगा। ठीक है, जब हम इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा, साइटोलॉजी का आएगा, ठीक है। उसके बाद है हिस्टियोलॉजी, ठीक है। हिस्ट मतलब होता है HIS, हिस्ट मतलब होता है टिश्यू, लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, मतलब कि जहां स्टडी ऑफ टिश्यू की बात होगी, किसकी, टिश्यू की बात होगी, वहां हम जाएंगे हिस्टोलॉजी के साथ, किसके साथ जाएंगे, हिस्टोलॉजी, ठीक है। इसको लिख लेना आप कि टिश्यू का अध्ययन, ठीक है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर का जो हम स्टडी कर रहे हैं, अपने बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर का हम कर रहे हैं जिसमें क्या है कि विदाउट माइक्रोस्कोप, मतलब कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम स्टडी नहीं कर रहे, मतलब कि उसमें माइक्रोस्कोप को हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसी जो बॉडी की संरचना जो हमको खुले आंख से दिखते हो, ठीक है, उसमें हमको किसी भी, जैसे बोलते हैं ना, दूरबीन या किसी और भी प्रकार का कोई भी चीजें दिखाई ना दे, ठीक है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी। फिर है सिस्टमैटिक एनाटॉमी, क्या है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम, मतलब कि किसी भी आप सिस्टम की बात कर रहे हो, चाहे तो वो रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, ठीक है, मतलब कि सिस्टम ऑफ द बॉडी, सिस्टम ऑफ द सिस्टमैटिक एनाटॉमी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक ये साइटोलॉजी का आया है, हिस्टोलॉजी का आया है, और ये आपका सिस्टमैटिक एनाटॉमी आया, एक बार आया था ये इम्ब्रोलॉजी, ठीक है। तो इसको आप याद करके चलते रहिएगा। उसके बाद फिर रीजनल एनाटॉमी है, इसका मतलब होता है हम किसी रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ रीजन ऑफ द बॉडी, जैसे कि हेड रीजन की, नेक रीजन की, लोअर एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम, तो इस तरीके का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीजनल स्टडी बोलते हैं, ठीक है, रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर हो रहा है कि नहीं इसमें हाँ, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फिर है रीजनल एनाटॉमी की बात कर चुके हैं। रीजनल एनाटॉमी के बाद रीजनल एनाटॉमी में क्या बोल रहा है, हो गया। फिर है सरफेस एनाटॉमी, इसमें हम देखते हैं सब स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क, एनाटॉमिकल लैंड, कोई भी एनाटॉमिकल मतलब कि आपके बॉडी का जो लैंडमार्क है उसकी अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। फिर है इमेजिंग एनाटॉमी, जिसको हम बोलते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी भी हम बोलते हैं, मतलब कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू एक्सरे, मतलब कि एक्सरे के थ्रू हम कोई भी, एक्सरे के थ्रू हम कोई भी अगर स्टडी कर रहे हैं उसको, जैसे कि हम बोलते हैं ना बोन, बोन का हम करते हैं, ठीक है, बोन की स्टडी करते हैं तो उसमें क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब कि रेडियोग्राफी एनाटॉमी, जो भी हम स्ट्रक्चर से चीजों को हम देख के पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इमेजिंग एनाटॉमी या तो रेडियोग्राफी एनाटॉमी, ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू एक्सरे, एक्सरे के थ्रू अगर आप कोई भी कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, सॉरी, रेडियोग्राफी एनाटॉमी या तो इमेजिंग एनाटॉमी। एक होता है मायोलॉजी, मायोलॉजी का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मायोलॉजी का क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मायोलॉजी किसका स्टडी है, स्टडी ऑफ मसल, मतलब कि मांसपेशियों के अध्ययन को हम बोलते हैं मायोलॉजी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये आर्थोलॉजी वाली क्वेश्चन आया है कि स्टडी ऑफ जॉइंट, आर्थोलॉजी का मतलब क्या होता है,
जॉइंट, ठीक है। मतलब कि अगर हम जोड़ों का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी और ओस्टियोलॉजी में दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, एकदम इसको रट लीजिएगा, ठीक है। आर्थोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ जॉइंट, ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन, ठीक है। स्टडी ऑफ बोन की जब हम बात करेंगे तो उसमें आएगा ऑस्टियोलॉजी, और जॉइंट की हम बात करेंगे तो ऑर्थोलॉजी, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन और आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, मतलब कि आप ब्लड सीरम के बारे में अगर अध्ययन कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं सीरोलॉजी। क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी। फिर है कार्डियोलॉजी, है स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, याद करना। कार्डियोलॉजी नया वर्ड है, क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछे जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए कि कार्डियोलॉजी KARYOLOGY, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस की बात हम करेंगे तो कार्डियोलॉजी के साथ आप जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं सम टर्म रिलेटेड टू एनाटॉमी, ठीक है। सम टर्म रिलेटेड टू एनाटॉमी क्या है, मतलब कि न्यूरोफिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल की अगर हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल की बात करेंगे, मतलब कि इसमें हम किस तरीके का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन न्यूरोफिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आ गया, मतलब कि हमको फंक्शन से ही रिलेट करके चलना है। किससे रिलेट करके चलना है, फंक्शन से रिलेट करके चलना है। स्टडी ऑफ फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ नर्व सेल, ठीक है। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब कि स्टडी ऑफ हार्मोन। एंडोक्राइनोलॉजी का क्या मतलब है कि जब हम हार्मोन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी, और कंट्रोल बॉडी को कंट्रोल कैसे करता है कौन, हार्मोन, तो हम किसके साथ जाएंगे, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो आप याद रखना कि हार्मोन के बारे में जब चर्चा होगी तो एंडोक्राइनोलॉजी के साथ जाएंगे, और न्यूरोफिजियोलॉजी की बात होगी तो हम नर्व सेल के साथ जाएंगे, ठीक है। नर्व सेल मतलब कि इसके फंक्शन के बारे में जितना भी जाएगा, अभी क्या है कि हम फंक्शन के बारे में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर, क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स। याद रखना कार्डियोवास्कुलर जिसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ब्लड वेसल्स। उसके बाद फिर है इसके बाद हमारा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, ठीक है, कि स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंस इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। जब डिजीज से फाइट करते हैं हमारे बॉडी, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम, मतलब कि हम रोग प्रतिरोध क्षमता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। सभी को दिख रहा है इसमें, स्क्रीन दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। पकली क्या है, पाकली क्या लिखे हो, थोड़ा सा आप अनम्यूट करो, म्यूट करो अपने उसको, देखो मैं यहां से म्यूट कर देता हूँ। उदय म्यूट करो उनको, तुम कर सकते हो, होस्ट कर रहे हो ना। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द एयर पैसेज वे एंड लंग्स, मतलब कि रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी, मतलब कि रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो मैंने ऊपर तक बनाया एंड्रोक्रोलॉजी तक, ठीक है, उधर हमने जो बताया, और ये ऊपर का दो, और ये कि इम्यूनोलॉजी, ठीक है। ये सारी चीजें पूछती हैं क्वेश्चन, इसको आप रट लेना किस किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी आ गया, मतलब कि हमारा रिस्पिरेटरी फंक्शन, जो बॉडी का जो हिस्सा है वो किस तरीके से काम करता है, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द एयर पाथवे एंड लंग्स।
ठीक है। एक ये है, ये क्वेश्चन आता है रेनल, ठीक है, रेनल किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, किडनी से, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेफ्रॉन वगैरह जो होता है आप लोगों ने सुना होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो रेनल जो होता है वो फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, मतलब कि ये किडनी हमारा कैसे वर्क करता है उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेनल फिजियोलॉजी, ठीक है। अब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गन, मतलब कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है कि हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे हमारा जो चेंजेस बॉडी में होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। चाहे तो वो केमिकल चेंजेस हो, चाहे तो किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मतलब इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ही क्या हो गया, हमारे फिजिकल एजुकेशन से जुड़ जाता है, ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, ठीक है। होमोस्टैटिक दिया है, इज एनी सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस, ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेंड मेंटेन स्टेबिलिटी नीड टू फंक्शन प्रॉपर्ली लाइक टेम्परेचर, पीएच, और एक होता है सैलिनिटी, फ्यूल्ड लेवल, सारे चीजों को क्या करता है वो मेंटेन करता है, मेंटेन स्टेबिलिटी, क्या, होमोस्टैटिस, ठीक है, होमोस्टैटिस। इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब कि आपके बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है या इंटरनल टेम्परेचर आप बोल सकते हो, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, होमोस्टैटिस करता है। क्लियर है यहां तक सभी को? इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा है द ह्यूमन बॉडी, लिखा है ना, द ह्यूमन बॉडी इज द सम ऑफ इट्स पार्ट एंड दिस पार्ट्स कैन बी स्टडीज एट अ वेराइटी ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले हमारा है केमिकल, ठीक है, केमिकल्स क्या है, एटम आर द सिंपलेस्ट लेवल, सबसे जो छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी में वो क्या होता है, एटम होता है। मैं इसके बारे में चर्चा आप लोगों से एक बार किया था, ठीक है। एटम आर द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी इकाई जो बोल सकते हैं या तो सबसे साधारण जो लेवल है वो कौन सा है, एटम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं अणु, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में, अणु बोलते हैं, ठीक है। टू आर मोर एटम कंप्राइज अ मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक अणु क्या मिलकर बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या बुलाते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर है मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर लार्ज, ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये छोटी इकाई भी होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, मतलब कि सेल के अंदर क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जब हम सेल हम पढ़ेंगे आगे भी, ये देखो दिख रहा होगा, ठीक है, ये सेल है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल के अंदर जो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या, क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर लार्ज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन, दूसरा जो है ऑर्गन लेस आर ग्रुप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन लेस जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब कि कई मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सेल, ठीक है, ऑर्गन लेस, ठीक है, कई सारे आपके मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो था ऊपर में मॉलिक्यूल आप पढ़े, ठीक है। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गनलेस आर ग्रुप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स यूज टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल, जिसका जो कि स्पेसिफिक एक विशिष्ट वर्क होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर इसका विशिष्ट वर्क होता है। फिर हम दिए हैं इसमें सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर लिविंग थिंग्स, आपसे यहीं से स्टार्ट किया जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है बॉडी की वो कौन सी होती है, वो सेल होती है, लेकिन सेल के ऊपर भी इतनी सारी चीजें ये होती हैं, ठीक है। ये जो सेल के ऊपर आप देख रहे हो इतनी सारी चीजें सेल के ऊपर होती है, ठीक है। अब आता है फिर सेल के बाद
दो या दो से अधिक जो सेल जो होते हैं वो मिलके, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। मतलब कि ये दोनों फंक्शनिंग टुगेदर, दोनों मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सेल हो गया, मतलब कि ऑर्गनलेस ग्रुप, मैक्रो, मतलब कि सेल क्या है, द बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर। ये सेल कैसे बनता है, ये ऑर्गनलेस जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इन सब सारी चीजें मिलके क्या बनता है, सेल बनता है। लेकिन सेल के बाद जो होता है टिश्यू कैसे बनता है, कि ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का जो समूह होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं, फंक्शनिंग टुगेदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू फ्रॉम ऑर्गन दैट हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब कि जो ग्रुप होते हैं किसके, टिश्यू के। ठीक है, टिश्यू के जो ग्रुप होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं दैट हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इनका भी वर्क क्या होता है, फंक्शन अलग अलग होता है, मतलब कि विशिष्ट कार्य ये करते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर है ग्रुप ऑफ ऑर्गन फंक्शन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन फंक्शन टुगेदर एज एन ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन फंक्शन टुगेदर एज एन ऑर्गन सिस्टम की हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर है जब हमारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो उसके बाद बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि जो हम ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं, एक पूरे ह्यूमन बॉडी के, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है 11 बॉडी ऑर्गन, मतलब कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो हमारे 11 होते हैं, मतलब कि 11 बॉडी सिस्टम फंक्शनिंग टुगेदर टू मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये इस पूरे कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को होते हैं, जिसमें कि 11 सिस्टम हमारे होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक ह्यूमन को बॉडी का छोटी से लेके, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, तो पहले सेल, ठीक है, फिर टिश्यू, ठीक है, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म अगर एटम से दिया है, ठीक है, तो आपको एटम से जाना है, एटम, ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर ऑर्गनलेस, ये सारी चीजें के साथ जाके फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म की बात हम करते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बताओ प्लीज, है ना? इसमें किसी को समझने में अगर दिक्कत हुई तो आप बताओ। वॉइस नहीं जा रही है क्या? क्लियर है सभी को यहां तक? चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है सेल का। अब हम देखेंगे सेल के अंतर, जो अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें दिखा गया है, देखो, द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लाइफ डिपेंड ऑन द मेनी केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, ऑल लाइफ डिपेंडेंट ऑन मेनी केमिकल एक्टिविटी, बहुत सारे केमिकल एक्टिविटी जो होते हैं सेल में वो डिपेंड करते हैं लाइफ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, सम ऑफ द बेसिक फंक्शनल ऑफ सेल आर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे जो सेल होते हैं, सेल आर ग्रोथ, जो हमारे ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, इरिटेबिलिटी में एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो पहला इसमें दिया है साइटोलॉजी। हम बात किए हैं कि स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ अ स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ सेल, क्या क्या चीजें सेल में होती है, तो साइटोप्लाज्म होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसके बाद डीएनए होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और राइबोसोम्स होता है। मतलब कि देख लो सेल के अंदर कितनी चीजें होती है। मैं बोल रहा था ना कि सेल का एक पूरा बुक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो इसके पार्ट्स हैं वो आप देखो,
तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेल के पार्ट हैं। कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि सेल के पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है, या इसमें से 5-6 दे देगा, इसमें से पूछेगा कि इसमें कौन सा है। ठीक है, इसमें से पूछेगा कौन सा है, तो आप इन सब चीजों को याद किए रहिएगा कि कौन सा सेल का पार्ट है, कौन सा सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि सेल का निर्माण किससे किससे होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो हमने बात किया, आप इससे समझ सकते हो क्या चीजें हैं। ये हमारा क्या है, सेल है। ठीक है, ये सेल है। अब सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, गोल्गी एपरेटस है, राइबोसोम्स है, लाइबोसोम्स है। इसका आकार देख लीजिए। ठीक है, आकार देख लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है, डीएनए कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये सारे चीज क्या होती हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, टिश्यू के बारे में चलते हैं। टिश्यू क्या होता है। ठीक है, सेल आर हाईली ऑर्गेनाइज यूनिट बट इट इन मल्टीकल्चरल ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। मतलब कि ये हम बात करते हैं कि सेल का ग्रुप जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। दे वर्क टुगेदर इन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, वर्क टुगेदर, टिश्यू और जो सेल होते हैं हमारे क्या होते हैं, मतलब कि सेल से ही टिश्यू बना है तो क्या करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एंड दे इंटरसेलुलर सब्सटेंस। कल हम बात किए थे ना, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो होते हैं, आज ही शायद बात किए थे। ठीक है, 2/3 और 1/3 की बात किए थे, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो बात किए थे इंट्रा कितना होता है, 2/3 होता है, और ये क्या होता है, शरीर का 1/3। मतलब कि जो हम किसकी बात किए थे, 60% वाटर की। ठीक है, बॉडी में जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर की बात किया था 60%, तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ये दोनों चीजें होती हैं। सब्सटेंस दैट हैव अ सिमिलर, ये केवल हम अभी वाटर की बात किए हैं, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस रहते हैं। ठीक है, दैट हैव अ सिमिलर एम्ब्रोलॉजिकल और ओरिजिन एंड फंक्शन। एम्ब्रोलॉजिकल अभी हम पढ़े हैं कि 1 से 1 to 8 वीक, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वहां उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओरिजिन एंड फंक्शन टुगेदर, मतलब कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से क्या होता है, वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, परफॉर्म स्पेशलाइज एक्टिविटी। सिंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ अ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू का अध्ययन। ठीक है, टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक, है ना, क्या बोलते हैं, ऊतक। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है हिस्टोलॉजी, आप तुरंत कहीं और चले जाओगे हिस्टोलॉजी से कि ये तो एस से नाम है। साइटोलॉजी है, चलो सेल से है, लेकिन हिस्टोलॉजी का टिश्यू से, इसको आप याद रखना, हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी मतलब कि ये कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, तो आप गलत करके मत आना इसको। हिस्टोलॉजी मतलब कि टिश्यू का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू, कि एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी वर्क होते हैं, चाहे तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल कंडीशन में है, चाहे तो हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, जो भी करते हैं ये एक साथ मिलके वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद द वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू 4 प्रिंसिपल पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन स्ट्रक्चर। कौन कौन से, इपिथेलियल है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। ठीक है, 4 टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ये टाइप्स भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, टाइप्स भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी जैसे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं,
130 क्वेश्चन मान लो फिजिकल एजुकेशन का है, तो इसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपके बहुत ही इजी रहेंगे, उसको कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो उस कैटेगरी में इस सब क्वेश्चन को ऐसा डाला जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 130 क्वेश्चन। ठीक है, 130 में 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ऐसा कि आप उसको सही कर डालोगे, मतलब उसको सभी लोग सही कर डालेंगे। ठीक है, अब देखो ये है टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू और नर्व टिश्यू। देखो यहाँ न्यूरॉन बना हुआ है, ये मसल्स है आपका स्ट्रक्चर का, ये कनेक्टिव टिश्यू जो आपके ब्लड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इपिथेलियल टिश्यू है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड में। कनेक्टिव टिश्यू में देखो क्या क्या चीजें हैं, तो एडिपोज टिश्यू है, उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद फाइब्रियस है, सी में ब्लड है, और ये ई में कार्टिलेज है और बोन है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अंडर द स्किन कहाँ पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, अंडर द स्किन, मतलब कि सेल, कोलेजन फाइबर, अदर फाइबर। ठीक है, तो याद रखना कि एडिपोज जो टिश्यू है वो भी किसके अंदर आता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ब्लड टिश्यू भी है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। बोन जो हमारा है वो भी आता है, मतलब कि बोन एक दूसरे से क्या होते हैं, मसल्स के थ्रू जुड़े होते हैं। ठीक है, फिर कार्टिलेज है, उसके बाद कार्टिलेज से क्या होते हैं, हमारे जॉइंट जुड़े होते हैं। फिर है फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ये हमारा है बोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बोन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी। अगर आपको देखना है तो इसको आप देख सकते हो क्या क्या चीजें इसमें है। ह्यूमन बॉडी के वाला मतलब कि एनाटॉमी के जब बारे में हम पढ़ेंगे तो ये एनाटॉमी के अंतर्गत आएगा, एनाटॉमी। ठीक है, संरचना के बारे में, संरचना। ठीक है, तो संरचना में क्या है पहले हम बता चुके हैं। स्कल में हम ऊपर से देख लेते हैं, स्कल में हमारी 22 हड्डियां होती हैं। मस्तिष्क में हमारे, मस्तिष्क मतलब स्कल का ही पार्ट हमारा क्या है, क्रेनियल। याद है सभी लोगों को ये पार्ट कि भूल गए हो, भूल गए हो, याद है? याद है? हम्म, तो इसको ऊपर ऊपर से देख लें एक बार, रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्कल में हमारी कितनी बोन होती हैं, 22 बोन होती हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रेनियल बोन होता है, एक होता है फेसियल बोन। ठीक है, एक हमारा क्रेनियल बोन और दूसरा होता है हमारा फेसियल बोन। ठीक है, तो क्रेनियल बोन में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। इसमें दिया गया कि फ्रंटल एक होता है, पेरिटाइल जो होता है 2 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, ऑक्सीपिटल हमारा 1 होता है। ठीक है, स्फेनॉइड हमारा कितना होता है, 1 होता है, और इथेमॉइड 1। टोटल हमारी कितनी हड्डियां हो गई क्रेनियल में, 8 हो गई। ठीक है, फिर फेसियल की जब हम बात करेंगे तो 14 फेसियल बोन होते हैं। हमारा मैंडिबल 1 होता है, मैक्सिला 1 होता है, 2 होता है, जैगमेटिक 2 होता है, नजल बोन हमारे 2 होते हैं, लैक्रिमल 2 होता है। ठीक है, पैलाटाइन जो होते हैं वो भी हमारे 2 होते हैं। इंफीरियर नजल कॉन्कोआ जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक हमारा होता है वोमर। ठीक है, तो सारे मिला के हमारे कितने हो गए, 14 बोन हमारे फेसियल में होते हैं। ईयर की बात करेंगे तो 6 बोन होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मिलियस, इनकस और स्टेपस, यही सीक्वेंस भी है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, MIS मिलियस, इंकस और स्टेपस हमेशा याद रखिएगा, ये इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। तो मिलियस, इंकस और स्टेपस दोनों मिला के हमारी दोनों कान में 6, 3 और 3 6। ठीक है, 3 + 3 = 6 बोन इन ईयर। देन एक हमारा हार्ट बोन होता है, जिसको हमने बोला था कि एक हमारे गले में, ये किसी से भी जुड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कौन सी ऐसी बोन है जो किसी भी जॉइंट से जुड़ी हुई नहीं, तो ये हमारा कहां पर है, हार्ट बोन। बोमर बोन है ना अपने फेसियल में। ये नाक के पास होता है, जस्ट नीचे। ठीक है, वोमर बोन पढ़ाया था जब क्लास लिया था मैं, तो उसको बताया था कि उमर बोन कहाँ पर होता है। ठीक है, इसमें आगे अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ, एकदम क्लियर दिख जाएगा, शायद इसमें है नहीं,
मैं इसमें लगाया नहीं हूं ना, ठीक है। मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा आप लोग को, उसमें बोमर बोन पूरा दिया गया, ठीक है, सारे बोन को उसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ, है ना। तो ओमर बोन जो हमारा होता है वो हमारे फेशियल बोन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे 6 बोन हो गए, फिर हार्ट बोन हो गया, फिर हमारा आता है वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम में 26 और 33, ठीक है, 33। तो 7 जो होता है हमारा सर्वाइकल होता है, 7 जो होता है हमारा सर्वाइकल, C1 से लेके C7 तक। सर्वाइकल में हमारे 2 बोन ऊपर के होते हैं, एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस 2 बोन होते हैं, एटलस और एक्सिस, ठीक है। एटलस और एक्सिस होते हैं, इसी में हमारा नेक का मूवमेंट होता है। C1 को हम बोलते हैं एटलस, C2 को बोलते हैं एक्सिस। बाकी हमारा C3 सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, ये हमारा 7 तक होता है। फिर होता है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा, ये इसको हम बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा 1 से लेके हम 12 तक इसको नाम देते हैं। फिर आता है हमारा लंबर वर्टिब्रा, तो ये आते हैं, तो लंबर केवल बोल सकते हो, लंबर हमारे होते हैं 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। फिर होता है सेक्रम 1, कॉक्सी 1। ये बच्चों में जो होती है ये 4 से 5 होती हैं, और कॉक्सी जो होता है 3 से 4 होता है, ठीक है, 3 से 4। तो आप अगर जोड़ोगे तो 33 आपकी बोन हो जाएंगे, ठीक है। 5 इसको जोड़ लोगे, 26 5 31, और 3 से 4 इसको 33, ठीक है। तो 33 बोन जो होते हैं किसमें होते हैं, हमारे बॉर्न बेबी में, ठीक है। बॉर्न बेबी में कितने होते हैं, 33, ठीक है। तो इसको आपको याद करना। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है थोरेसिक केज, जिसको बोले थे वक्ष पिंजरा बोलते हैं हिंदी में, वो कहां पर है, जिसको रिप केज बोलते हो। आप क्या बोलते हो, रिप केज, ठीक है। जिसमें हमने बताया था कि 7 जो होते हैं वो ट्रू होते हैं, 3 जो होते हैं वो फॉल्स होते हैं, और जो 2 होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। यहाँ लिखा गया है, ठीक है, इसको आप देखिएगा, अच्छे से लिखा है। थोरेसिक केज में जो हमारी होती है, पूछता है थोरेसिक केज का मतलब ये मत आप समझ जाना कि केवल हमारे रिप केज की बात कर। थोरेसिक केज में हमारे 25 बोन होते हैं, न कि 24, क्योंकि इसमें स्टर्नम को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं, स्टर्नम को इंक्लूड करते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टर्नम में कितने, थोरेसिक केज में कितने होते हैं, थोरेसिक जो हम पढ़े ना पीछे, ये C1 T1 से T12, इसी को बोलते हैं हम थोरेसिक केज बोलते हैं, ठीक है। थोरेसिक केज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थोरेसिक केज। तो इसमें कितनी बोन होती हैं, 25। स्टर्नम को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो स्टर्नम 1 होता है, रिब केज हमारे 24 होते हैं, 24 में हमारे 7 जोड़ी जो होते हैं ट्रू होते हैं, फॉल्स जो होते हैं 3 जोड़ी होते हैं, और फ्लोटिंग जो होते हैं 2 जोड़ी होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपर लिम्ब बोन जो बोलते हैं, ठीक है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो अपर लिम्ब बोन में 64 बोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। शोल्डर गिडल में 4 बोन होते हैं, ठीक है। शोल्डर गिडल याद रखना, पूछता है कि शोल्डर गिडल में कितने बोन होते हैं, तो शोल्डर गिडल में कितने बोन होते हैं, 4 बोन होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल, ठीक है। स्कैपुला जो कि शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हैं, क्लेविकल जिसको ब्यूटी बोन या तो कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉलर बोन भी बोलते हैं। फिर है आर्म में, इसमें इसी में नंबर में चलेंगे, ठीक है, 64 के भी ये काउंट हो रहा है हमारा। उसके बाद आर्म में जो हमारे होते हैं ह्यूमरस होता है, जो कि 2 होता है, ठीक है, एक साइड में एक, दूसरे साइड में दूसरा, तो टोटल 2 हो गए। फिर 4 आर्म में 4 होते हैं, रेडियस और अल्ना, 2 रेडियस और 2 अल्ना, ठीक है, 2 रेडियस और 2 अल्ना होते हैं। फिर हैंड में हमारे जो होते हैं 54 होते हैं। अभी तक यहाँ हमारा 10 हो गया, 4 ये हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, 4 और 2 6, और 4 ये हो गया 10। अब हमारे बचे 54। तो 54 में कार्पल में हमने बात किया था कि कार्पल में जो बोन होते हैं वो कितने होते हैं, 16, सॉरी, कार्पल में 16 होते हैं। एक हाथ में 8 होते हैं, दूसरे हाथ में 8, तो दोनों मिला के 16, ठीक है। तो कार्पल की जो हड्डियां होती है इसमें लिखा गया है, स्किफॉइड है, लूनेट है, ट्रेपीजियम है, पिसिफॉर्म है, ये फर्स्ट रो में रहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पंक्ति में अगर बात करोगे। फिर ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड है, कैपिटेट है, हेमेट है, ये कहां पर है, ये हमारे
दूसरी रो में ही, दूसरी पंक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में पाए जाते हैं। उसके बाद फिर मेटाकार्पल में 10 हैं, जो कि 5-5 होते हैं। मेटाकार्पल में 10 होते हैं। मेटाकार्पल में कितने होते हैं? 5 एक हाथ में, 5 दूसरे हाथ में। तो जो आपके हाथ मतलब कि जो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट के जस्ट बाद होते हैं 5 जो होती हैं आपके थंब से लेके चारों उंगलियों तक, वो हमारे इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। ठीक है। उसके बाद जो फैलेंजेस होते हैं, फैलेंजेस की जब हम बात करेंगे तो 3-3 जॉइंट में होते हैं। केवल जो हमारा थंब में होता है वो 2 होते हैं, 2 जॉइंट में होते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। ठीक है, तो 14 हो गए, 16 ये हो गए, और 10 ये हो गए, 26 हो गया, और फिर ये हमारा हो गया 28। इसको आप ज्वाइंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट में चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोरिंग तो नहीं है? चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है लोअर लिम्ब की। जब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब में कितने बोन होते हैं? 62 होते हैं। ठीक है, 62 बोन जो होते हैं उसको देखते हैं हम। तो पेल्विक ग्रेडल में 2 होते हैं हमारे हिप बोन। ठीक है, कॉक्सल बोन जिसको हम बोलते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस फ्यूज्ड। प्यूबिस जो होता है ये क्या होता है? फ्यूज्ड होता है। इसको फ्यूज्ड बोन भी बोलते हैं, आप याद रखना। फ्यूज्ड बोन कौन सा है? प्यूबिक बोन। तो इसमें हमारे 2 बोन होते हैं। ठीक है, 2 बोन होते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉक्सल बोन। बोन पे क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन, जो कि हमारे हिप बोन के नाम से जाना जाता है। और इसको हम बोलते हैं पेल्विक ग्रेडल। देखो 3 चीजें यहाँ पे हमने नाम पढ़ा, पेल्विक ग्रेडल, ठीक है, पेल्विक ग्रेडल के बाद हिप बोन, ठीक है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं कॉक्सल बोन भी बोलते हैं। फिर ये इलियम, इस्चियम होता है। पीबिक जो होता है वो क्या होता है? फ्यूज्ड बोन होता है, इन दोनों के साथ जुड़ा होता है। तो इसमें 2 बोन को हम काउंट करते हैं, न कि हम 3 बोन को काउंट करते हैं। ठीक है, कितने बोन काउंट करते हैं? 2 बोन को, 3 बोन को काउंट हम नहीं करते हैं। अब हम आ जाएंगे दूसरे पार्ट में हमारा थाई में। तो फीमर है, 2 है, और पटेला। ठीक है, थाई में 2, फीमर और पटेला। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? किसको नहीं दिख रहा है? अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, तो कहाँ थे? थाई। ठीक है, थाई बोन पे थे हम लोग। तो उसमें 2 फीमर और 2 पटेला। ठीक है, 2 फीमर और 2 पटेला, क्योंकि जो हमारा पटेला होता है वो हमारे फीमर से लगा हुआ होता है और टिबिया फिबुला में भी। तो इसको हम किसमें काउंट करते हैं? थाई बोन में काउंट करते हैं। पटेला 2 और फीमर 2। ठीक है, फिर लेग में जाते हैं। तो लेग में हमारा क्या है? टिबिया है 2 और 2 फिबुला, दोनों मिलके हमारा 4। एक पैर में 2 और दूसरे पैर में 2, तो दोनों मिलके हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर है फीट में 52। इसमें कम हो गया, क्यों? वहां 54 था, यहाँ पे 52 हो गया। यहाँ 2 बोन जो था वो पटेला में चला गया, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद टार्सल में हमारा 14 हो जाएगा, 7, और दोनों फीट में मिला के हम 14 करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है? टेलस, कैल्किनियस, नेविकुलर, मेडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, देन लेटरल क्यूनिफॉर्म। इसको याद कर लो, मीडियल है, इंटरमीडिएट है और लिटरल क्यूनिफॉर्म। एक याद कर लोगे क्यूनिफॉर्म करके तो इसमें 3 आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, मीडियल, इंटरमीडिएट और लिटरल क्यूनिफॉर्म, और एक है क्यूबॉइड। ठीक है, तो 7 हो गए, 1 हो गया, 3 ये हो गया, 4, और ये नेविकुलर, कैल्किनियस और टेलस बोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे बोन हो गए। कितने? 7 और प्लस 7, तो दोनों में मिलाकर 14। फिर है मेटाटार्सल है, 10 बोन है, 5 एक पैर में, तो दोनों मिला के 10। वो भी वैसे ही इसी तरीके से है। अगर आपका ये पैर है तो आपके पैर में क्या है? 5 चीजें हैं तो दिखती हैं। ठीक है, थंब साइड से लोगे तो ये जो बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती है यहाँ पैर में, ठीक है, ये आपका क्या है? एंकल ज्वाइंट आ गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो हड्डियां होती हैं ये क्या होती हैं? मेटाकार्पल।
5 हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फैलेंजस में हमारी कितनी होती हैं, 14 होती हैं। उसी तरीके से जब ये उंगली में आप जाओगे तो यहाँ भी हर एक जॉइंट में 3 जॉइंट है, केवल आपके थंब में जो है, अंगूठे में जो है वो वहां पर 2 जॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। उसके बाद फिर लोअर लिम्ब में कितने हो गए, 62 बोन हो गए। अब हम आगे बोन देखते हैं। फैलेंजस के बारे में बात कर लिए, हाथों में बात कर लिए, तो सारी चीज मिला के हमारी कितनी हो गई, 206 बोन अभी तक हम लोगों ने देखा। कितना देखा, 206 बोन हम लोगों ने देखा। अब इसमें सबको क्लासिफाइड किया गया। हाथ में जो 14 हड्डियां हैं, पैर में जो हड्डियां हैं, उसको किया गया। तो प्रॉक्सिमल फैलेंजेस होता है, जैसे कि आपका जो उंगली होगा उसमें 3 जोड़ होगा, आप देखिएगा, ठीक है। आपका 3 जोड़ होगा, है ना, आपकी उंगली में 3 जोड़ होगा। एक होता है, ये आपका नेल का पार्ट हो गया, ये जुड़ा होगा, और एक ये जुड़ा होगा, ठीक है। 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 बोन आपके 3 जॉइंट होते हैं, केवल थंब में आपके 2 होते हैं। तो आप जब जॉइंट करोगे तो 4 उंगली है, 4 में 3 का गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, थंब में 2 14, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, तो प्रॉक्सिमल फैलेंजेस होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल फैलेंजेस के बाद मिडिल फैलेंजेस, फिर डिस्टल फैलेंजेस, ठीक है। डिस्टल फैलेंजेस जो होता है वो सबसे ऊपर वाला होता है, फिर उसके बाद होता है मिडिल फैलेंजेस, ये होता है प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, ठीक है, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, ठीक है ना। उसके बाद थंब और बिग टो में केवल 2 फैलेंजेस होते हैं, जिसको प्रॉक्सिमल और केवल डिस्टल होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है, ठीक है। केवल 2 बोन होते हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल फैलेंजेस और डिस्टल फैलेंजेस, ठीक है। यहां तक आपका ये बोन का पार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे केवल फंक्शंस ऑफ स्केलेटन की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ स्केलेटन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें दिया है सपोर्ट। पहला काम जो हड्डियों का है वो क्या करना है, समर्थन प्रदान करना। समर्थन मतलब कि सपोर्ट। विदाउट आप बोन आपका बॉडी खड़ा नहीं रह सकता। अमीबा आप देखोगे किस तरीके से थल थल करके चलता रहता है, तो उस तरीके से आपकी बॉडी रहती, मतलब कि आपका जो मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं पता, आप जमीन पे रेंग कर चलते, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा जानते हो सभी लोग, जली जीव है एक, पढ़े हो आप लोग कि नहीं। अमीबा कैसे चलता है वो जमीन पे, मतलब कि उसके अंदर कोई बोन वगैरह होता है क्या, नहीं होता है बोन, ठीक है। तो वो जमीन पे क्या करता है, पूरा एकदम किधर भी मूवमेंट होगा, कोई भी आकार ले लेता है, उस तरीके से वो रहता है, ठीक है। तो अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है, तो वो उस तरीके से हमारी बॉडी रहती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर में स्केलेटन मतलब कि कंकाल तंत्र नहीं होते तो, ठीक है। आप समझो, सपोर्ट, खड़े हो किसके सपोर्ट से खड़े हो भाई, बोन की, तो आप मसल से कितना खड़े रहोगे, खड़े रह पाओगे क्या, नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो हमको सपोर्ट देता है, ठीक है। द स्केलेटन प्रोवाइड अ रिजिड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी एंड मेंटेन इट्स शेप। कंकाल शरीर को क्या करता है, ढांचा और सहारा देता है, जिससे शरीर अपना आकार बनाए रखता है। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना, मतलब कि आपका जो इंटरनल ऑर्गन है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट देता है, ठीक है। अगर इंटरनल ऑर्गन नहीं रहेगा तो आप, सॉरी, अगर आपका जो रिब के जो अगर नहीं रहेगा तो आपका जो इंटरनल ऑर्गन है, लंग्स है, ठीक है, किडनी है, ये सारी चीजें क्या करेगा, दिक्कत करेगा। मतलब कि अगर आपको जैसे कि एक चेस्ट पे अगर कोई मार दिया, ठीक है, हाथ से, तो अगर बॉडी नहीं रहेगा, मतलब कि जो रिब के जो नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट किस पे चलेगा, इंटरनल पे, ठीक है, लंग्स है आपका, ठीक है, ये सारी चीजें पे दिक्कतें होंगी। तो ये हमको प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है। उसके बाद फिर है स्कल प्रोटेक्शन ब्रेन, मतलब क्या क्या चीजें किसको उसको देता है उसको लिखा गया है। तो स्कल जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिबकेज जो होता है हमारा हार्ट और लंग्स को कवर करता है, वर्टिब्रा जो होता है वो प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद फिर है तीसरा हमारा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति और संचलन, मतलब कि हड्डियां जो होती है लीवर की तरह हमारी काम करती हैं और मांसपेशियों की सहायता से शरीर को क्या करती हैं, गति प्रदान करती हैं। फिर एग्जाम्पल कैसे, जैसे हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ चीजों को उठाते हैं, कुछ चीजों को थ्रोइंग, सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। थ्रोइंग ईटीसी कर लेना इसको, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हम
हड्डियों के बगैर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर है मसल्स अटैचमेंट, मांसपेशियों का संलग्न होना, मतलब कि बोन प्रोवाइड सरफेस फॉर मसल्स अटैचमेंट, मतलब कि जो टेंडन के थ्रू जो होता है, टेंडन के थ्रू जो हमारा मसल्स और बोन का, ठीक है, मसल्स और बोन का जो अटैचमेंट होता है किसके थ्रू होता है, वो हमारा टेंडन के थ्रू होता है, उसी को बोल रहा है कि मसल्स अटैचमेंट। ठीक है, मसल्स के अटैचमेंट को किससे बोलते हैं हम, प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू जुड़ता है, टेंडन के थ्रू। ठीक है, तो ये याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है मसल्स और बोन के जॉइंट को, जहां ये जॉइंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। जॉइंट एक बोन और दूसरा बोन जहां जुड़ते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्या 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 चीज जोड़ता है उसको, हम्म, टेंडन कैसे जोड़ेगा, दो बोन अगर हैं, दो बोन को जोड़ रहा है तो क्या जोड़ेगा, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट। तो मसल्स और बोन को अटैच कौन करता है, टेंडन करता है, और बोन टू बोन को अटैच करने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद रखना आप। उसके बाद फिर है ब्लड सेल फॉर्मेशन, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, कौन करता है, बोन करता है। ठीक है, बोन मेरो आप सुनो ना, इनसाइड द बोन प्रोड्यूस आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, मतलब कि हड्डियों के भीतर बोन मेरो, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, इसे रक्त निर्माण या होमो हेमाटोपोइस कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, नाम देखो लिखा है, थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लेना, इसे रक्त निर्माण या हेमाटोपोइस कहते हैं। ठीक है, और भी है मिनरल स्टोरेज का काम भी कौन करता है, हमारा बोन करता है। खनिजों का भंडार, मिनरल्स का जो स्टोरेज करता है कौन करता है, हमारा कंकाल तंत्र। इसमें क्या है, कैल्शियम फास्फोरस जैसे खनिज का भंडारण करती है और आवश्यकता होने पर इन्हें शरीर से रिलीज भी करती है। ठीक है, इसको शरीर से क्या करती है, रिलीज करती है। फिर है फैट स्टोरेज, वसा का भंडारण, एल्लो बोन मेरो स्टोर फैट। ये याद रखना कि कौन करता है, एल्लो बोन मेरो जो होता है वो जो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, किसमें, एडिपोज टिश्यू में, एस एन एनर्जी रिजर्व, मतलब कि एनर्जी यहां भी क्या होता है, रिजर्व रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर पीली बोन मेरो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आठवां हमारा है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन का काम भी कौन करता है, हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि हड्डियां ऑस्टियो क्लैकिन, ठीक है, क्लैसिन हार्मोन उत्पन्न करती है, इसको याद रखना, कौन सी करती हैं, ऑस्टियो क्लैसिन। क्योंकि हम जब हड्डियों की बात किए थे तो ऑस्टियोलॉजी और जॉइंट में आर्थोलॉजी पढ़े थे ना, ऑस्टियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो इसको हम करेंगे। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन्स को स्टार्ट करता है, ऑस्टियो क्लैसिन। ठीक है, ऑस्टियो क्लैसिन। ठीक है, हार्मोन उत्पन्न करती है जो रक्त शर्करा और वसा चयापचय नियंत्रित करती है। क्या क्या करती है, ब्लड शुगर्स को और फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, वो हेल्प करती है। ठीक है ना, नियंत्रण करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर हमारा है कौन सा नंबर, 9th नंबर है शेप एंड पोस्चर, आकृति और मुद्रा। मुद्रा मतलब मूवमेंट। ठीक है, मुद्रा, अब इसमें मुद्रा का मतलब क्या जाएगा, पैसा नहीं होगा। ठीक है, मुद्रा मतलब कि जो आसनास वगैरह में पढ़ते हो, ठीक है, योगा में जो पढ़ते हो उस चीज से रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्केलेटन जो होता है मेंटेन द बॉडी शेप एंड पोस्चर, बॉडी के शेप और पोस्चर को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, आकृति, मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है। फिर हीट प्रोडक्शन का काम भी हमारा कौन करता है, बोन करता है, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इसमें बोला हड्डियों मांसपेशियों को सहारा देती है और मांसपेशियों की गतिविधि से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न, हीट प्रोडक्शन। ठीक है, मसल्स मूवमेंट प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, उष्मा उत्पन्न हीट प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, हीट प्रोडक्शन का काम भी कौन करता है, कौन करता है, मतलब कि इतने सारे जो हमारे कंकाल तंत्र के वर्क हैं वो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक, किसी को कोई डाउट इसमें है तो आप बताइए। चलो, ये है, ये शॉर्ट में दिया गया समरी टाइप से, इसको आप देखिएगा, इतने काम जो होते हैं ये
बोन के होते हैं, ठीक है। हीट रेगुलेशन है, सेफ पोस्चर है, उसके बाद हार्मोन प्रोडक्शन है, उसके बाद फैट स्टोरेज है, फिर मिनरल स्टोरेज है, ब्लड सेल फॉर्मेशन है, उसके बाद मस्कुलर अटैचमेंट है, देन मूवमेंट है, प्रोटेक्शन है और सपोर्ट है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको स्केलेटल जो होता है कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ बोन को हम कल पढ़ेंगे और टाइम हो गया है अभी, तो इसको पढ़ने के बाद इस पे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन पे हम वो करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में भी हम इसी को हम करेंगे कंटिन्यू। ये जॉइंट, सॉरी, पहले बोन, फिर जॉइंट, देन मसल्स, ठीक है। मसल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद जब मसल्स खत्म हो जाएगा तब इसको हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद फिर बॉडी के सिस्टम को हम पढ़ेंगे, जो 11 सिस्टम होते हैं बॉडी के, उसको हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर मसल्स से अगर क्वेश्चन अगर देखना है तो अगर आप लोग बोलोगे तो एमसीक्यू अभी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, पढ़ने के बाद हम इसको करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताओ, और क्लासेस आज की कैसी थी उसको भी आप बताओगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, है ना। और आप लोगों का जो पोस्ट आने का था वो तो अभी आया है नहीं, जो नोटिफिकेशन तो आ गया है,